नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। यहाँ पर हम IEIFS हमारा जैब का जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इस सब्जेक्ट के इस कंपोनेंट के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। पिछले सेशन में यानी कि क्लास 1 में हम 20 एमसीक्यूज डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे तो प्लीज उसको देखिए। एंड इस सेशन में और भी एमसीक्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं और ये सारे एमसीक्यूज के थ्रू हम पूरा का पूरा इस कंपोनेंट का पूरा सिलेबस हम कवर कर रहे हैं, दैट टू कंप्लीटली फ्री ऑन यूट्यूब। जी हाँ, इस वजह से आप इन सेशंस को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि उन तक भी ये लेक्चर जो है पहुंच पाए। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछले सेशन में, होमवर्क दिया गया था आपको आंसर करने के लिए। तो यहां पर पूछा जा रहा है द बेस ईयर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP जिसे हम कहते हैं इन इंडिया इज डैश। तो बेस ईयर एक कंसिडर किया जाता है IIP के कैलकुलेशन के लिए। जैसा कि यहाँ नाम से हमें पता चल रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो वैल्यू है उसका उससे जो आउटपुट है उसमें चेंजेस को डिपिक्ट करता है, ये एक इंडेक्स है, राइट। तो IIP एक्चुअली डिपिक्ट द चेंजेस इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर मेनली जो है उससे रिलेटेड, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं इस इंडेक्स के कैलकुलेशन के। अब ये इंडेक्स एक बेस ईयर के बेसिस पर होता है कि इस बेस ईयर में भाई इतना था, 100 था, तो इससे कितना बड़ा, अभी 121 हो गया, राइट। तो एक ये इंडिकेशन जो है इंडेक्स देता है और ये बेस ईयर कौन सा है वो पूछा जा रहा है। तो अगर आप लोगों ने जवाब दिया है D 2011-12 देन दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट दोस्तों। इस सेशन के सबसे पहले क्वेश्चन के लिए आई होप आप लोग तैयार हो। इन क्वेश्चंस का अच्छे तरीके से फायदा उठाने के लिए आप एक बुक ले लीजिए या पेपर ले लीजिए और एक पेन लेकर मार्क करते जाइए अपने आंसर्स, एंड एट द एंड आप देखिए कि कितने आंसर्स आपके सही हुए हैं। इससे आपको प्रैक्टिस भी मिलेगी। शुरू करते हैं फटाफट से। यहां पर पूछा गया है द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट रीजनल प्लानिंग इन 1916 वर्स। 1916 में जो रीजनल प्लानिंग की बात की गई है, रीजनल प्लानिंग एक तरीके का प्लानिंग है, ये 1916 में पहली बार कौन से कंट्री ने इंप्लीमेंट किया था ये पूछा जा रहा है। ओके, इज इट रशिया, इज इट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडिया या फिर श्रीलंका, राइट। तो यहां पर ये चीजें पूछी गई हैं। रीजनल प्लानिंग का मतलब क्या होता है? रीजनल प्लानिंग होता ये है कि जिस तरीके से इंडिया है, इंडिया में हम जानते हैं कि कई सारे स्टेट्स हैं, तो स्टेट के लेवल पर जो है फोकस करके अगर हम प्लानिंग करेंगे तो उसे हम रीजनल प्लानिंग कहते हैं। यानी कि ये जो रीजन है वो रीजन खुद में कैपेबल है, खुद के लिए प्लानिंग कर सकता है, तो उसे हम कहते हैं रीजनल प्लानिंग। अगर इंडियन स्टेट्स खुद से करते हैं प्लानिंग तो उसे हम रीजनल प्लानिंग कहते हैं। बट इंडिया में होता ये था कि प्लानिंग कमीशन के बेसिस पर प्लानिंग कमीशन प्लान करती थी 5 इयर्स के लिए और उसे स्टेट लेवल पर इंप्लीमेंट किया जाता था। ओके, तो ये नेशनल प्लानिंग हो गया। बट एक ऐसा कंट्री है जहां पर रीजनल प्लानिंग होती थी, कौन सा है वो? दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्योंकि हम जानते हैं यूएसए में जो स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स वहां पर हैं, ये सारे स्टेट्स को पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑटोनॉमी मिली हुई है, यानी कि वो अपने लिए डिसीजंस कुछ ज्यादा जो है फ्री तरीके से ले सकते हैं। सेंट्रल कंट्रोल थोड़ा कम है, राइट। तो इंडिया में सेंट्रल कंट्रोल थोड़ा ज्यादा है फाइनेंस से रिलेटेड, प्लानिंग से रिलेटेड, तो वो रीजनल प्लानिंग जो है कंप्लीटली इंडिया में इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है, बट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये हो पाती है। रीजनल प्लानिंग 1916 में सबसे पहली बार यूएसए में लाया गया था। अगर आपने बी आंसर किया है तो दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, द स्ट्रैटेजी फॉर द सेकंड इंडियन 5-year प्लान वाज डिवाइस्ड बाय। ठीक है, सेकंड इंडियन 5-year प्लान के लिए प्लान जो है एक स्ट्रैटेजी से जुड़ा हुआ है। बहुत ही ज्यादा इंटरचेंजेबली ये नेम्स जो है वो यूज किए जाते हैं। सेकंड 5-year प्लान बोल लो या फिर इनके नाम के साथ प्लान लगाओ और उसको भी हम सेकंड 5-year प्लान कहते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी किसके द्वारा दी गई थी? इज इट अमर्त्य सेन, इज इट के सारदामणि, गोपाल कृष्ण सारंगी हैं या फिर प्रोफेसर महालनोबिस हैं? अगर आप लोग डी आंसर कर रहे हो देन दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। डी प्रोफेसर महालनोबिस इज द राइट आंसर। इन्होंने स्ट्रैटेजी दी थी इंडियन 5-year प्लान जो कि सेकंड 5-year प्लान था उसके लिए। इस वजह से इस प्लान को महालनोबिस प्लान भी कहा जाता है।
तो ये नाम आपको याद रखने हैं, पूछे जा सकते हैं, एज ए स्टेटमेंट पूछा जा सकता है या फिर इस तरीके का सवाल पूछा जा सकता है। तो प्रोफेसर महालनोबिस ने ये कहा था कि हमें और भी ज्यादा जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, और उस तरफ जब हम आगे बढ़े, हम फूड एंड एग्रीकल्चर तो बढ़ा ही रहे थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर भी ध्यान देना चाहिए, ये इन्होंने कहा था। ठीक है, तो प्रोफेसर महालनोबिस इन्होंने डिवाइस की थी ये स्ट्रैटेजी। इसके साथ में प्रोफेसर महालनोबिस की इंपॉर्टेंस क्या है, अगर आप लोग ये जानते हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में फटाफट से मुझे बता दीजिए। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, 3 annual plans were implemented successively in India between which among the following years। यानी कि एनुअल प्लान्स, इसे हम क्या कहते हैं, प्लान हॉलिडे कहते हैं। प्लान हॉलिडे कब होता है, हमारे इंडियन प्लानिंग जो पूरा प्रोसेस हुआ था उसमें हम जानते हैं कि 5 ईयर प्लान्स जो है उनकी शुरुआत हुई थी। तो ये 5 ईयर प्लान्स एक्चुअली पूरे 5 साल की प्लानिंग से रिलेटेड होते थे। 5 साल के लिए प्लान बनाते थे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमें किस तरीके के करने हैं और हमारे इकोनॉमिक सोशल गोल्स क्या होने चाहिए इन एक्टिविटीज को करने के साथ, राइट। तो 5 ईयर प्लान्स होते थे, बट सबसे पहली बार एक बार ऐसा हुआ कि हमें 5 ईयर प्लान्स को स्टॉप करके एनुअल प्लान्स लाने पड़े, और ये एनुअल प्लान्स एक्चुअली 3 एनुअल प्लान्स हम लेकर आए थे, यानी कि 3 साल के लिए एनुअल, यानी कि एक साल का जो प्लान है वो हम लेकर आए। तो ये करने की जरूरत क्या पड़ी, और साथ में ये कौन से ईयर्स थे जब हमने ये किया था वो पूछा जा रहा है यहाँ पर। दोनों चीज आपको पता होना चाहिए, 1950, 53, 61, 64, 66, 69 या फिर 72, 75, इनमें से कौन सा सही है। यस, अगर आप लोग सी जवाब दे रहे हो तो दैट इज करेक्ट। 1966, 69 में ये किया गया था। क्यों किया गया था, 1965 तक हम जानते हैं, 62 में हमारा जो है इंडिया और चाइना का वॉर होता है, 65 में इंडिया पाकिस्तान का वॉर होता है। इस वजह से इस समय जो प्लान चल रहा था वो प्लान था थर्ड 5 ईयर प्लान, और ये थर्ड 5 ईयर प्लान को स्टॉप करना पड़ा। इस प्लान को जो है, जो एंड होता है 1966 में, ये प्लान जो है एंड हो गया, और उसके बाद हम फोर्थ 5 ईयर प्लान लाने के लिए इकोनॉमिकली सक्षम नहीं थे, सोशली सक्षम नहीं थे, हमारे पास फाइनेंसेस नहीं थे। तो इस वजह से हमने सोचा एक साल 1 ईयर का एनुअल प्लान लेकर आएंगे, और 5 ईयर प्लान में जब गैप आ गया उसे हम प्लान हॉलिडे कहते हैं। ठीक है, तो रीजंस भी हमें पता है। इसके साथ में इंडिया में ड्रॉट भी हो रहा था, पानी और खाने की कमी भी हो रही थी, तो ये भी कुछ रीजंस थे, इस वजह से प्लान हॉलिडे लाना पड़ा। इसके बाद 1965 के बाद 66 टू 69 3 5 ईयर प्लान हम लेकर आए, इस वजह से सी इज द राइट आंसर, सॉरी 3 एनुअल प्लान हम लेकर आए, सो दिस इज सी इज द राइट आंसर हियर। आगे भी हम लेकर आए थे अलग अलग रीजन से, बट दिस वॉज द फर्स्ट टाइम। तो ये जो 5 ईयर प्लानिंग है, इसमें ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कहाँ पर 5 ईयर प्लान में ब्रेक आया था, और इनसे ही सवाल बनते हैं दोस्तों, तो इस वजह से ये चीज आपको याद होनी चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने, विच अमंग द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन गदगिल स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो गदगिल स्ट्रैटेजी पर बेस्ड कौन से हैं 5 ईयर प्लान वो पूछा जा रहा है। गदगिल स्ट्रैटेजी एक्चुअली 2 चीजों के बारे में बात करता है, एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ, इसके साथ में ग्रोथ तो हो रही है, हमें स्टेबिलिटी एंड सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, ग्रोथ के लिए हमें जो है खुद की जो सेल्फ सफिशिएंसी है, हम प्रोडक्शन करें, हम जो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स है वो खुद से उगा सके अपने जो कंजम्पशन के लिए, हमें इंपोर्ट बहुत ज्यादा ना करना पड़े, इस तरीके की जो माइंडसेट है वो प्लानिंग में लाई जाए, ये गदगिल स्ट्रैटेजी का मेन एम था। और ये गदगिल स्ट्रैटेजी कौन से 5 ईयर प्लान में मेनली इंप्लीमेंट की गई थी वो पूछा जा रहा है, या फिर वो आई थी वो पूछा जा रहा है। सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान, फोर्थ या फिफ्थ। तो थोड़ा सा यहाँ पर कई लोग कंफ्यूज होते हैं थर्ड और फोर्थ में, बट हमारे बुक में फोर्थ 5 ईयर प्लान दिया गया है, एंड सो दैट इज करेक्ट। 1969 के आसपास आई थी, तो 1969 में फोर्थ 5 ईयर प्लान को वापस से इंप्लीमेंट कर दिया गया था। 1969 टू 74 ये जो है इंप्लीमेंट किया गया था, एंड इस वजह से फोर्थ 5 ईयर प्लान इज द राइट आंसर हियर। अगर आपने सी जवाब दिया है एब्सोल्युटली करेक्ट है, और ये पूरा आपको जो है इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया गया। तो फोर्थ 5 ईयर प्लान के समय गदगिल स्ट्रैटेजी लाई गई थी। अब आगे बढ़ते हैं, द 20 पॉइंट प्रोग्राम वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग विच अमंग द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान्स। 20 पॉइंट प्रोग्राम एक्चुअली था क्या, ये रिलेटेड था टू पॉवर्टी एलिविएशन।
ठीक है, पॉवर्टी एलिविएट करने के लिए इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को लाया गया। बट ये प्रोग्राम कौन से 5 ईयर प्लान के साथ लाया गया, कौन से 5 ईयर प्लान के साथ कोइंसाइड करता है, वो चीज पूछी गई है, राइट। तो यहाँ पर जब इंदिरा गांधी जी थे और वो जो है प्राइम मिनिस्टर बनी थी, तो उस समय पर उनका एक मेन फोकस था टू अलिविएट पॉवर्टी, और इस वजह से उनके टाइम पीरियड में ये लाया गया था। तो 1975 के बाद का टाइम पीरियड है। अभी अभी हमने देखा 1974 पे कौन सा 5 ईयर प्लान एंड हो रहा है, 4th 5 ईयर प्लान एंड हो रहा है। तो 75 से हमारा 5th 5 ईयर प्लान जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो 5th 5 ईयर प्लान इज द राइट आंसर। 20 पॉइंट प्रोग्राम को लाया गया था 5th 5 ईयर प्लान के समय में। आपको यहाँ पर एक और जो टर्म है उससे कंफ्यूज नहीं होना है, गरीबी हटाओ, ये नारा लगाया गया था। गरीबी हटाओ का नारा लगाया गया था अलोंग विथ 6th 5 ईयर प्लान, ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। 6th 5 ईयर प्लान इज गरीबी हटाओ और 5th 5 ईयर प्लान ये रिलेटेड है 20 पॉइंट प्रोग्राम से। ओके, तो इस पॉवर्टी एलिविएशन वाले थॉट को आगे बढ़ाते हुए एक नारा जो है लाया गया, एक गोल जो है लाया गया, वो है गरीबी हटाओ का गोल लाया गया, और वो 6th 5 ईयर प्लान में लाया गया था। याद रखिएगा, कंफ्यूज हमें यहाँ पर नहीं होना है। ओके, सो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दी गई। इमीडिएटली आफ्टर विच अमंग द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान्स डिड द इंडियन गवर्नमेंट ब्रिंग इन कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स टू इंडियन इकोनॉमी, जिसे हम एलपीजी रिफॉर्म्स भी कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स। तो कौन से 5 ईयर प्लान के बाद ये लाया गया था? तो याद करिए कि हम 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स लेकर आते हैं, और 1991 से पहले अगर हम देखें तो 2 एनुअल प्लान्स चल रहे थे, 1990 एंड 1991 टू 92 का जो पीरियड था उसके बीच में 2 एनुअल प्लान्स चल रहे थे, और इसी दौरान हम जो है एलपीजी लेकर आते हैं। तो 1990 तक अगर हम देखें तो 7th 5 ईयर प्लान यहाँ पर जो है इम्प्लीमेंट किया गया था, और 7th 5 ईयर प्लान पूछा गया है इमीडिएटली आफ्टर विच 5 ईयर प्लान हम ये रिफॉर्म्स लेकर आते हैं। तो 7th 5 ईयर प्लान के बाद ये 2 प्लान हॉलीडेज होते हैं, यहाँ पर एनुअल प्लान हम लेकर आते हैं 90 to 91, 91 to 92 का जो फाइनेंशियल ईयर्स है। अब इसके बाद 8th 5 ईयर प्लान, यानी कि इसके पहले कौन सा 5 ईयर प्लान हुआ रिफॉर्म्स के पहले, वो हमें पता होना चाहिए। उसके बाद कौन सा 5 ईयर प्लान हुआ वो पता होना चाहिए। तो 7th 5 ईयर प्लान इससे पहले, और इसके बाद 8th 5 ईयर प्लान, ठीक है। क्या पूछा गया है? इमीडिएटली आफ्टर विच प्लान, यानी कि कौन से प्लान के बाद रिफॉर्म्स लाया गया? 7th प्लान के बाद रिफॉर्म्स लाया गया, तो 7th 5 ईयर प्लान इज द राइट आंसर। कंफ्यूज मत होइएगा, किस 5 ईयर प्लान के बाद रिफॉर्म्स लाए गए ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, कंफ्यूज होने के बहुत सारे चांसेस है। 8th 5 ईयर प्लान भी ऑप्शंस में दिया हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है। सी इज द राइट आंसर। अगर आपने सी जवाब दिया है तो दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा जो है इसके पीछे का पूरा बैकग्राउंड हमने समझ लिया। द मेन फोकस ऑफ 2 एनुअल प्लान्स बिटवीन 1990 एंड 92 वाज डैश, ठीक है। तो 2 एनुअल प्लान्स अभी हमने डिस्कस किए, हम डिस्कस कर चुके हैं। 1990-92 के बीच में 2 एनुअल प्लान्स हम लेकर आते हैं। तो इसका मेन फोकस क्या होता है? इसका मेन फोकस वही होता है जो 8th 5 ईयर प्लान में हम लाना चाहते थे। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, पॉवर्टी एलिविएशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल रिफॉर्म, इन्फ्लेशन टारगेटिंग एंड सोशल रिफॉर्म, रैपिड फूड प्रोडक्शन एंड पॉवर्टी एलिविएशन, ठीक है। काफी कंफ्यूज होने के चांसेस हैं यहाँ पर, इस वजह से ये फैक्ट जो है आपको पता होना चाहिए कि उस समय का हमारा टारगेट क्या था। उस समय हम एम्प्लॉयमेंट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल रिफॉर्म की मेनली बात कर रहे थे, बिकॉज ऑफ विच बी इज द राइट आंसर। ओके, एम्प्लॉयमेंट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल रिफॉर्म ये हमारे जो है मेन एम्स थे। तो पॉवर्टी एलिविएशन वाला जो है वो हमने थोड़ा सा यहाँ पर पीछे छोड़ चुके थे, बट एम्प्लॉयमेंट मैक्सिमाइजेशन, सोशल रिफॉर्म ये ऐसे गोल्स थे जो कि एक्चुअली पार्ट थे ऑफ दिस 5 ईयर प्लान। इस वजह से ये चीज हमें याद रखना होगा कि 1990-1992 के बीच में जो 5 ईयर प्लान एनुअल प्लान लाए गए थे उनका मेन गोल था ये। ओके, 7th प्लान के बारे में इन एनुअल प्लान्स के बारे में भी आपको यहाँ पर दे दिया गया। 8th क्वेश्चन देखिए, which among the following was the first 5 year plan implemented in India that went on to examine macroeconomic strategies that the government had been following for decades?
ठीक है, तो ये एक 5 ईयर प्लान है जहां पर सालों से हम जो मैक्रो इकोनॉमिक जो हमारी प्लानिंग है, हमारे जो स्ट्रैटेजीज हैं, उनको एक बार मॉनिटर, एक बार रिव्यू किया है कि अभी तक हमने किया क्या है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसके रिजल्ट्स क्या हैं, अचीवमेंट्स क्या हैं। तो ये जो मॉनिटरिंग है और रिव्यू है वो हम नहीं करते थे इससे पहले, बट इस 5 ईयर प्लान में स्पेसिफिकली ये किया गया था। तो ये लॉजिकल भी है क्योंकि 1992 के बाद ये 5 ईयर प्लान इंप्लीमेंट हुआ था और उसके बाद हम जानते हैं कि मेजर रिफॉर्म्स हम लेकर आए थे हमारे इकोनॉमी में। तो ऑब्वियसली ये लॉजिकल है कि पहले हमने क्या किया था कि ये सारी गलतियां हुई, वो सब असेस करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगेन 1992 के बाद कौन सा 5 ईयर प्लान लाया गया था, अभी तक का पूरा जो डिस्कशन है वो अगर आपने अच्छे से सुन रखा है तो आप ये जवाब दे सकते हो, जी हाँ, एब्सोल्युटली करेक्ट, 8th 5 ईयर प्लान इज द राइट आंसर। ठीक है, 1992 के बाद हमने पहली बार ये असेसमेंट किया था कि इससे पहले हम क्या कर रहे थे, इससे पहले हमसे क्या जो है गलतियां हुई, क्या हमें चेंजेस लाने चाहिए। तो 8th 5 ईयर प्लान के दौरान ये किया गया था, इस वजह से डी 8th 5 ईयर प्लान इज द राइट आंसर। अब देखते हैं 9th क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। इंपरेटिव प्लानिंग इज मोस्टली फॉलोड बाय विच अमंग द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इंपरेटिव प्लानिंग की जो हम बात करते हैं, ये वन ऑफ द 2 काइंड्स ऑफ प्लानिंग है जहां पर ये क्लासिफिकेशन किया गया है बेस्ड अपॉन द रोल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट का रोल क्या है इन द प्लानिंग प्रोसेस, उसके बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन किया गया है। 2 तरह के प्लानिंग है इसके बेसिस पर, एक तो इंपरेटिव प्लानिंग हम कहते हैं, दूसरा हम इंडिकेटिव प्लानिंग कहते हैं। इंपरेटिव इस वर्ड का मीनिंग अगर आपको पता है तो आप जानते होंगे कि इंपरेटिव मीन्स टू बी, थोड़ा ऑर्डर के तरीके से देना। ठीक है, तो गवर्नमेंट का रोल जब ज्यादा होगा तब गवर्नमेंट ऑर्डर देगी, गवर्नमेंट इंपरेटिव होगी, गवर्नमेंट सारी चीजें डिसाइड करेगी, राइट। तो इंपरेटिव प्लानिंग में होता ये है कि गवर्नमेंट का रोल ज्यादा होता है, गवर्नमेंट हर तरीके से चीजों को डिसाइड करती है। तो ये प्लानिंग इनिशियली चलती थी, हम जानते हैं कि 1991 तक ये प्लानिंग हमारे इंडिया में जो है चली आ रही है, जहां पर गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। लेट्स से आपको एक फैक्ट्री खड़ी करनी है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ता था, आपकी प्रोडक्शन की लिमिट कितनी होनी है वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। आपको किसी को जॉब से निकालना, अपने फैक्ट्री से निकालना है तो गवर्नमेंट से परमिशन लेनी है। आपको अपने प्रोडक्शन में वेरिएशंस लाने हैं, नया प्रोडक्ट लाना है तो गवर्नमेंट से परमिशन लेनी है। बंद करना है प्रोडक्शन तब भी गवर्नमेंट से परमिशन लेनी है। इतनी सारी चीजें गवर्नमेंट से पूछकर करेंगे। तो उस तरह की प्लानिंग, उस तरह के पूरे सेटअप को हम, फ्रेमवर्क को हम इंपरेटिव प्लानिंग कहते हैं, जहां पर गवर्नमेंट का रोल बहुत ज्यादा होता है। अब इंडिकेटिव प्लानिंग आपको समझ में आ ही रहा होगा। इंडिकेटिव प्लानिंग ऐसी प्लानिंग है जहां पर गवर्नमेंट इंडिकेट करती है, भाई ये सही है, ये गलत है, अब देख लो। ठीक है, तो इस तरीके से जब इंडिकेट करती है वहां पर गवर्नमेंट का रोल कम है और यहाँ प्राइवेट सेक्टर का रोल जो है सॉरी वो ज्यादा होता है। इवन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन जो हम कह सकते हैं पार्टिसिपेशन है वो भी ज्यादा होता है। तो इंडिकेटिव प्लानिंग ऐसे हम कह सकते हैं इकोनॉमीज में यूज किया जाता है जो कि चाहते हैं कि प्रॉफिट्स हो, और वो कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमीज हैं उसमें होता है, और साथ में मिक्स्ड इकोनॉमिक्स में भी इंडिकेटिव प्लानिंग होता है। तो आई होप इन इकोनॉमिक्स के बारे में आपको पता है। 3 तरह के मेनली हम बात करते हैं, एक तो है कमांड इकोनॉमी या स्टेट इकोनॉमी इसे कहते हैं। तो इसमें हम जानते हैं कि गवर्नमेंट का रोल बहुत ज्यादा होता है, सारी चीजें गवर्नमेंट डिसाइड करती है मोस्टली इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से। मिक्स्ड में ये होता है कि कुछ सेक्टर्स में गवर्नमेंट पूरा अपना रोल रखती है, बाकी में जो है प्राइवेट सेक्टर को भी पार्टिसिपेट करने देती है, फॉरेन कैपिटल का जो है अलाउ करती है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में एटॉमिक एनर्जी हो गया, रेलवेज हो गया, इसमें ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट का ही रोल है, राइट। बाकी सेक्टर्स में प्राइवेट सेक्टर का अलाउ किया हुआ है। तो ये चीज है, इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट में मोस्ट ऑफ द थिंग्स में प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट होता है, गवर्नमेंट का रोल बहुत कम होता है। तो मिक्स्ड एंड कैपिटलिस्ट इंडिकेटिव प्लानिंग यूज करते हैं, कमांड इकोनॉमी इंपरेटिव प्लानिंग यूज करते हैं। अब यहाँ पर पूछा क्या गया है, इंपरेटिव प्लानिंग किसमें आप देखते हो, मेनली कौन से टाइप का इकोनॉमी में आप देखते हो, अभी डिस्कस किया हमने। तो द करेक्ट आंसर इज बी। इफ यू हैव आंसर्ड बी दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कैपिटलिस्ट, मिक्स्ड एंड फ्री मार्केट इज सिमिलर टू कैपिटलिस्ट, जहां फ्री मार्केट मतलब प्राइवेट सेक्टर को
जो है मार्केट में और भी ज्यादा रोल जो है वो दिया गया है, गवर्नमेंट का रोल कम है, राइट। इस वजह से बी इज द राइट आंसर एंड इंपरेटिव प्लानिंग, इंडिकेटिव प्लानिंग हम समझ चुके हैं बाय दिस क्वेश्चन। फर्स्ट सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड इंडिकेटिव प्लानिंग वाज द मोनेट प्लान ऑफ 1947। Which among the following countries had implemented this plan? मोनेट प्लान 1947 में इंप्लीमेंट किया गया था और ये फर्स्ट सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड इंडिकेटिव प्लानिंग था। इससे पहले गवर्नमेंट का रोल, मोस्ट ऑफ द प्लानिंग जो प्रोसेसेस है उसमें बहुत ज्यादा होता था, इस वजह से इंपरेटिव प्लानिंग हर जगह चलती थी। इंडिया में भी यही हाल था टिल 1990s, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर हम देखें तो इंडिकेटिव प्लानिंग सबसे पहले एक कंट्री में इंप्लीमेंट किए गए थे, उससे हम मोनेट प्लान भी कहते हैं। 1947 में किया गया था। कौन सी कंट्री है वो? यस, अगेन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, गैस यहाँ पर नहीं करना है हमें। डी फ्रांस इज द राइट आंसर, क्योंकि मोनेट जो है वो एक्चुअली फ्रांस में जो फाइनेंस पोर्टफोलियो है वो होल्ड करते थे। कैबिनेट मिनिस्टर फॉर प्लानिंग थे इन फ्रांस, राइट। ऑल्सो ये चेयरमैन थे जनरल प्लानिंग कमीशन जो फ्रांस का था वहां के लिए, ठीक है। तो पहली बार यहाँ पर इंडिकेटिव प्लानिंग को इम्प्लीमेंट किया गया था फ्रांस में। इस प्लान का नाम मोनेट प्लान था, 1947 में ये हुआ था। अब ये क्वेश्चन देखिए, अगेन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। नीति, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन, कब एस्टैब्लिश किया गया था इसे? इज इट जनवरी 1 2015, 20 जनवरी है, फरवरी 20 है, दिसंबर 1 2015 है? तो यस, अगर आपने जवाब दिया है जनवरी 1 2015, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। न्यू ईयर, नीति एंड न्यू ईयर इस तरीके से याद रख लीजिए, नीति इज फॉर न्यू ईयर, बिल्कुल भी हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। जनवरी का कोई और डेट दे, कंफ्यूज नहीं होना। जनवरी 1 न्यू ईयर 2015 में ये लाया गया था, ओके। 11 क्वेश्चन का आंसर ए है। अगर आप कंफ्यूज होकर बी आंसर किया कर चुके हो तो देन एग्जाम में नहीं कंफ्यूज होंगे, हम यहाँ पर जरूर होंगे। तो करेक्ट आंसर है जनवरी 1 2015, ठीक है। इस दिन को नीति आयोग को लाया गया था। 12th क्वेश्चन आपके सामने, द नीति आयोग इज चेयर्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर? तो देखिए, नीति आयोग का पूरा जो सेटअप है, जो स्ट्रक्चर है, वो ऐसा है कि स्टेट्स का पार्टिसिपेशन भी यहाँ पर मैक्सिमम हो, और जहां पर स्टेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि ये बॉडी एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है जहां पर सारे स्टेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उस बॉडी को हेड करने का पूरा दायित्व जो है वो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी के पास होना चाहिए। और वो हाईएस्ट अथॉरिटी जो कि मेनली गवर्नमेंट में मेन रोल जो प्ले करते हैं, हाईएस्ट अथॉरिटी कौन है यहाँ पर? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, बट गवर्नमेंट में मेन रोल किसका है? प्राइम मिनिस्टर का। सो द हेड ऑफ नीति आयोग, लॉजिकली भी हम समझ चुके हैं इस चीज को, और यहाँ पर फैक्चुअली हम जानते हैं कि नीति आयोग के हेड है एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यहाँ नीति आयोग में गवर्निंग काउंसिल भी होती है, और ये जो काउंसिल है इसका पार्ट बनते हैं सारे चीफ मिनिस्टर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स जो यूटीज के हैं, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट्स, वो एक्चुअली इसका पार्ट बनते हैं, ओके। तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी इसका पार्ट है, वो पूरा स्ट्रक्चर है, बट देन द चेयरमैन इज प्राइम मिनिस्टर। आई होप ये चीज क्लियर है। 13th question, the number of critical areas identified by नीति आयोग strategy for New India at 75, ये जो strategy है for New India at 75, इसके तहत कुछ critical areas को identify किया गया है। वो नंबर कितना है? न्यू इंडिया 2022 जो कि 75 इयर्स की कंप्लीशन का जो डेट है या फिर ईयर है हम कह सकते हैं, उस समय तक न्यू इंडिया को एस्टैब्लिश करना है। इस तरीके से ये एक हम कह सकते हैं स्ट्रैटेजी लेकर आई गई थी भाई नीति आयोग। उस स्ट्रैटेजी में कई सारी चीजें थी जिनके बेसिस पर जो है ये न्यू इंडिया लाया जा सकता है, ये चीज कहा गया था, ओके। तो इसमें इस स्ट्रैटेजी को ड्राइवर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूजन एंड गवर्नेंस के 4 आयाम दिए गए थे कि इन चीजों पर हमें काम करना है, बट इन चीजों पर काम करते हुए हमें इतने क्रिटिकल एरियाज पर ध्यान देना होगा। तो वो क्रिटिकल एरियाज का नंबर कितना है, ओके। इस तरीके फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ही आएंगे। तो द करेक्ट आंसर हियर इज डी। अगर आपने डी जवाब दिया है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 41 क्रिटिकल एरियाज आइडेंटिफाई किए गए थे अंडर दीज हेड्स विच आर ड्राइवर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूजन एंड गवर्नेंस, ठीक है। 41 चैप्टर्स थे इस वजह से इस डॉक्यूमेंट के, ओके। तो डी इज द राइट आंसर। 1 पॉइंट आपको जाता है अगर आपने डी जवाब दिया है। फटाफट से 14th पे आंसर
करने की कोशिश करिए। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट द मोस्ट टू प्लान फाइनेंसिंग इन इंडिया। ठीक है, प्लान फाइनेंसिंग एक हमारा जो गवर्नमेंट का मेन हम कह सकते हैं कि एक्टिविटी है, उस प्लान को बनाना एंड उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसकी फाइनेंसिंग की जरूरत है। तो फाइनेंसिंग के कई सारे सोर्सेस के बारे में बात किया गया है और इन सोर्सेस में से सबसे इंपॉर्टेंट रोल, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन कौन से सोर्स का है? सोर्सेस क्या क्या है? डेफिसिट फाइनेंसिंग आरबीआई के द्वारा फाइनेंसिंग करता है, डोमेस्टिक बजटरी सोर्सेस और फॉरेन असिस्टेंस। ठीक है, तो ये सारे सोर्सेस हैं। तो मेनली हम अपने बजट में डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से हमें टैक्सेस आएंगे, टैक्सेस का रेट क्या होगा, नॉन टैक्स हमारा रेवेन्यू किस तरीके का रहेगा और हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो क्या होगा। तो हम रेवेन्यूज के बारे में किस में बात करते हैं? बजट में। और बजट जिस तरीके से जो है फाइनलाइज होता है उसके बेसिस पर एलोकेशन किए जाते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा जो है एलोकेशन किए जाते हैं, उनके टैक्सेस से जो रेवेन्यू आया है उनको यूज किया जाता है, राइट। तो डोमेस्टिक बजटरी सोर्सेस हमारा नंबर वन जो है सोर्स बनता है, यानी कि हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन डोमेस्टिक बजटरी सोर्सेस का होता है एज फार एज फाइनेंसिंग द प्लान्स इज कंसर्न। ठीक है, जो भी हमारे प्लान्स है, जो भी हमारे एम्स है, उनको जो विथ रेस्पेक्ट टू द इंडियन इकोनॉमी, हम 5 ईयर प्लान्स की मेनली बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसको फाइनेंस करने के लिए डोमेस्टिक बजटरी सोर्सेस लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन इनका होता है। आरबीआई और डेफिसिट फाइनेंसिंग ये भी पार्ट है एंड फॉरेन असिस्टेंस भी हम यूज करते हैं। फॉरेन असिस्टेंस किस तरीके का हो सकता है? लोन हो सकता है, ग्रांट्स हो सकते हैं, ग्रांट्स ऐसे जो हमें लौटाने की जरूरत नहीं है, लोन्स हमें लौटाने हैं, इंटरेस्ट भी उस पर पे करना है, तो ऐसे जो सोर्सेज है वो भी यूज होते हैं। बट लार्जेस्ट कौन सा है? डोमेस्टिक बजटरी सोर्सेज। सी इज द राइट आंसर। अगर आपने सी जवाब दिया है, वन मोर पॉइंट टू यू। 15th क्वेश्चन आपके सामने, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डेफिसिट फाइनेंसिंग इन इंडिया। ठीक है, डेफिसिट फाइनेंसिंग होता क्या है? सबसे पहले समझो कि डेफिसिट होता क्या है। तो अगर आपके खर्चे, लेट से आप जो है खर्च कर रहे हो, एक्सपेंडिचर देख रहे हो और वो आपके इनकम से बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, इनकम से ज्यादा जब आपके खर्चे हो जाएंगे, ऐसे में हम कह सकते हैं कि आपका बजट डेफिसिट में है। ठीक है, बजट डेफिसिट में हम तभी कहेंगे जब इनकम से ज्यादा हमारी एक्सपेंडिचर हो जाती है, राइट। इसी तरीके से गवर्नमेंट का इनकम क्या है? गवर्नमेंट के रेवेन्यूज। तो उस रेवेन्यूज से ज्यादा गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर जब हो जाती है, तो ये जो डेफिसिट है, कंपल्सरी हमें उतना खर्च तो करना ही है, ठीक है, रहना है तो रेंट देना है, ये देना है, ये चीजें तो करनी है हमको। तो वो जो कंपल्सरी एक्सपेंडिचर है उसके लिए जो पैसे चाहिए वो कम पड़ रहे हैं, तो इस पार्ट को जो भी कम पड़ रहा है उसे हम डेफिसिट कहते हैं। और इस डेफिसिट को फाइनेंस करने की जरूरत होती है, यानी कि उसको कैसे हम उस खर्चे को कर सकते हैं, तो वो पैसे जो है वहां पर एलोकेट करने होंगे, उसे फाइनेंसिंग कहते हैं। तो इस डेफिसिट फाइनेंसिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर स्टेटमेंट्स है। गवर्नमेंट रिसोर्ट्स टू विथड्रॉइंग मनी फ्रॉम इट्स कैश डिपॉजिटेड इन आरबीआई। ठीक है, तो मनी जो आरबीआई के पास है, गवर्नमेंट का थोड़ा मनी आरबीआई के पास रहता है, स्टोर करके रखता है ये। ठीक है, जिस तरीके से हम बैंक में पैसे स्टोर करके रखते हैं, हमें जैसे चाहिए एक्सपेंडिचर के लिए पैसे, तो बैंक से हम पैसे निकालेंगे। वैसे गवर्नमेंट का बैंक कौन है? आरबीआई, तो आरबीआई से पैसे निकालता है। यस, दिस इज राइट। देन गवर्नमेंट ऑर्डर्स द आरबीआई टू प्रिंट न्यू करेंसी नोट्स। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि भाई वैसे तो है नहीं, आप प्रिंट करो, तो ये चीज पहले होती थी, अभी हम नहीं करते, क्योंकि जब पैसे प्रिंट होंगे लोगों तक ये पैसे पहुंचेंगे, लोगों के हाथों में ज्यादा पैसे हैं और इससे इन्फ्लेशन होता है, मनी की वैल्यू कम होती है, बहुत सारे जो है नुकसान होते हैं। पहले ये चीज होती थी, इस वजह से हम कई सारे क्राइसिस में भी फंसे, तो अब ये नहीं होता है। बट यस, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सोर्स जिससे डेफिसिट को फाइनेंस किया जाता है। गवर्नमेंट बोरोज मनी, बोरो करती है फ्रॉम डोमेस्टिक, फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज। ठीक है, फॉरेन बैंक से, अब आरबीआई से तो ले लिया, बाकी और बैंक से भी, बाहर के जो बैंक्स हैं उनसे भी ले सकती है गवर्नमेंट। फ्रॉम पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स एंड अदर सिक्योरिटीज। तो गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज होते हैं, इन्हें जीसेक हम कहते हैं। तो ये जो सिक्योरिटीज हैं, सिक्योरिटी यानी कि एक कागज जैसा जिसमें आपको लिखा हुआ होता है कि भाई इतने पैसे अगर आप दोगे तो सामने आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा, अभी के लिए हमें पैसे दो, तो वो पैसे गवर्नमेंट लौटाती है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के थ्रू पब्लिक से भी ये पैसे ले सकती है। ओके, तो यस, यहाँ पर ये तीनों ही चीजें करेक्ट हैं एंड सो डी इज द राइट आंसर, राइट।
तो यहाँ ये तीनों ही सोर्सेस हैं ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग। अगर आपने डी जवाब दिया दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब 16th क्वेश्चन देखिए, द करंट फ्रेमवर्क ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इन इंडिया डेट्स बैक टू द डैश ईयर। तो प्रायोरिटी सेक्टर ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर मेजर पॉपुलेशन जो है वो इन्वॉल्व है ऑफ इंडिया, और ऐसे सेक्टर्स है लेट्स से एग्रीकल्चर हो गया, वहां पे बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड है, टेक्सटाइल है, वहां पे बहुत सारे विमेन जो है वो एम्प्लॉयड है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं जहां पर मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया आर एम्प्लॉयड। ठीक है, तो ये सारे हमारे प्रायोरिटी सेक्टर्स बन जाते हैं। प्रायोरिटी कौन से पर्सपेक्टिव से? लेंडिंग के पर्सपेक्टिव से। किसके लिए? बैंक्स के लिए। बैंक जब पैसे देते हैं तो भाई आप इन लोगों को भी पैसे दिया करो, क्रेडिट देना जरूरी है। प्रायोरिटी इसीलिए कहा गया क्योंकि बैंक्स हेजिटेट करते हैं इनको पैसे देने में, क्योंकि लौटाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है उन्हें, कई बार सक्सेसफुल होते हैं कई बार नहीं होते हैं, बट दे आर ट्राइंग। तो आपको हेल्प करनी है तो गवर्नमेंट ने ये डेजिग्नेट कर दिया कि प्रायोरिटी सेक्टर्स ये होंगे और इनको आपको लेंड करना है। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इंडिया में कब लाया गया था, कौन सी ईयर में? 1905, 25, 82 या 67? ये इंडिपेंडेंस से पहले नहीं था, इंडिपेंडेंस के बाद ही लाया गया। कि ये दोनों ऑप्शन जो है ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। 82 या 67 में से द करेक्ट आंसर इज 1967। 1967 डी इज द राइट आंसर। डी अगर आपने जवाब दिया है एकदम सही है। मोरारजी देसाई ये जब डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस थे, उस समय उन्होंने कहा कि ऐसे कुछ सेक्टर्स हैं जिनको फाइनेंस देने की जरूरत है और बैंक्स हेजिटेट कर रहे हैं क्योंकि वो जल्दी कई बार लौटा नहीं पाते हैं, तो गवर्नमेंट नीड्स टू स्टेप इन और बैंक्स को कंपल्सरीली इनको जो है क्रेडिट देना पड़ेगा, और इसको हम प्रायोरिटी सेक्टर करके डेजिग्नेट करेंगे और बैंक्स को टारगेट देंगे कि भाई आपको इतना तो लेंडिंग जो भी आप कर रहे हो आपके उसमें से इतना पार्ट तो उन्हें देना ही होगा। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का कॉन्सेप्ट है। अब ऐसे प्रायोरिटी सेक्टर्स कौन कौन से आइडेंटिफाई किए गए हैं? विच अमंग द फॉलोइंग सेक्टर्स आर प्रायोरिटी सेक्टर अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स? ये पूछा गया। इज इट एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एक्सपोर्ट क्रेडिट या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? तो प्रायोरिटी सेक्टर के जब हम बात करें तो आईटी एक ऐसा हम कह सकते हैं इंडस्ट्री है जहां पर लोग बहुत ज्यादा पैसे ऑलरेडी कमा रहे हैं, तो ऐसे सेक्टर में जो है कंपल्शन करना जरूरी नहीं है, तो ये प्रायोरिटी सेक्टर एक्चुअली नहीं है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रेस्ट ऑल आर एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स कौन करते हैं? मोस्टली एमएसएमईज का बहुत बड़ा हाथ है एक्सपोर्ट्स में, अराउंड 40% के आसपास जो है एक्सपोर्ट्स एमएसएमईज से जाते हैं, तो एक्सपोर्ट क्रेडिट है, एमएसएमई है, एंड इवन एग्रीकल्चरल जो एक्टिविटीज हैं उसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। बहुत सारे लोग जो है उसमें एम्प्लॉयड है और साथ में ये एम्प्लॉयमेंट एक्चुअली उनके लाइवलीहुड के लिए, तो इस वजह से एग्रीकल्चर इज ऑल्सो इंक्लूडेड। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? 1, 2, 3 एंड 4 जहां पर भी है दैट इज नॉट करेक्ट। 1, 2 एंड 3 ओनली इज करेक्ट। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। कौन कौन से प्रायोरिटी सेक्टर? एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, अदर्स एंड वीकर सेक्शन। तो ये नाम आपको रट लेने हैं, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है, ये नाम तो आपको रट लेने हैं। एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, अदर्स एंड वीकर सेक्शन। ठीक है, इजी है ये चीजें, ये तीनों तो हमें याद हो गया। एजुकेशन एंड हाउसिंग सेक्टर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर नाम से ही हमें याद हो जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी एंड व्हीकल सेक्शंस भी हमें याद हो जाएगा। एजुकेशन, हाउसिंग, ये समथिंग है जो आपको याद रखना है, राइट? तो यहाँ पर सही जवाब ए है। अब ओवरऑल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट, तो मैंने कहा था कि बैंक्स को टारगेट दिए गए हैं कि आपका जितना भी नेट क्रेडिट है, टोटल क्रेडिट है, उसमें से क्रेडिट यानी कि जो लोन आप दे रहे हो उसमें से इतना परसेंटेज तो आपको प्रायोरिटी सेक्टर को देना ही होगा। तो ये जो टारगेट है अलग अलग टाइप के बैंक्स के लिए अलग अलग टारगेट दिया गया है और सेक्टर वाइज भी टारगेट दिए गए हैं। तो ओवरऑल टारगेट पूछा गया है ऑफ द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स ऑब्वियसली प्रॉफिट मेकिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा इनका जो है फोकस रहता है, अपार्ट फ्रॉम वेलफेयर। ठीक है, वेलफेयर एंड प्रॉफिट मेकिंग दो चीजें हैं यहाँ पर। प्रॉफिट मेकिंग यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा कमर्शियल एक्टिविटीज कर रहे हो, प्रॉफिट ज्यादा कमाने की सोच रहे हो, बट वेलफेयर में आपका जो है रोल कम है। तो इसका टारगेट दिया गया है बाय द गवर्नमेंट। वो टारगेट कितना है? इज इट 45% ऑफ एएनबीसी और सीईओबीई? ये पूछा गया, विच एवर इज हायर, 40%, 55% या 50%? ठीक है, एएनबीसी एज वी नो इज एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। ठीक है,
तो ये बैंक का जो क्रेडिट है वो है लोन जो वो दे रहा है। अब नेट बैंक क्रेडिट, बैंक कई बार लोन लेकर भी उसके पास जो है पैसे होते हैं। बैंक के पास पूरे पैसे कहाँ से आते हैं, एक तो डिपॉजिट लोग करते हैं, एक तो बैंक लोन लेता है अलग अलग सोर्सेज से या फिर किसी और चीज के लिए गवर्नमेंट ने पैसे दे रखे हैं, तो उसको माइनस करना होगा, लोन लिया हुआ जो है वो माइनस करना होगा। बैंक जो दे रहा है, जो क्रेडिट में दे रहा है, उसको आपको कंसिडर करना होगा। तो नेट बैंक क्रेडिट कैलकुलेट किया जाता है और कई और तरीके से एडजस्ट किया जाता है इसे। कई सारे इन्वेस्टमेंट्स जो बैंक्स करता है उसका भी, उसमें भी हम देख सकते हैं कि कई बार ये प्रायोरिटी सेक्टर को जाता है तो उसे भी ऐड किया जाता है, कुछ चीजें माइनस की जाती हैं। ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट यानी कि टोटल जो पैसे जो बैंक दे रहा है लोन्स वो आता है, उस वैल्यू को हम एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट कहते हैं। इसका कुछ परसेंटेज जो है वो ये है। अब CEOB जो है ये एक्चुअली है क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स। ठीक है, एक्सपोजर्स मेनली ऐसे लोन्स हैं और या फिर ऐसे हम कह सकते हैं ट्रांजैक्शंस हैं जो कि बैलेंस शीट का पार्ट नहीं है। ऑफ बैलेंस शीट यानी कि बैलेंस शीट का पार्ट नहीं है, एसेट लायबिलिटी वाला जो बैलेंस शीट है उसका पार्ट नहीं है, उसका क्रेडिट इक्विवेलेंट। ठीक है, फुल फॉर्म जानने के लिए थोड़ा सा मतलब समझ लो, बहुत डीप हमें नहीं जाना है, बट ये चीज है। इनका जो है, इनमें से जो भी हायर है, लेट्स से ये 100 है, ये 90 है, तो हायर कौन सा हुआ 100, तो ANBC को कंसिडर किया जाएगा फॉर दिस टारगेट। वो टारगेट कितना है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के लिए? 45, 40, 55 या 50? तो लेट मी टेल यू, B 40% इज द राइट आंसर हियर फॉर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। और साथ में फॉरेन बैंक्स जिनके 20 ब्रांचेस एंड अबव है, 20 ब्रांचेस से ज्यादा अगर इंडिया में वो एस्टेब्लिश्ड है, फॉरेन बैंक है, तो उनके लिए भी सेम टारगेट है 40%। अब फॉरेन बैंक 20 ब्रांचेस से लेस जिनका है उनके लिए जो टारगेट है वो 40% है, but out of which up to 32% can be in the form of lending to exports and not less than 8% can be to any other priority sector। ठीक है, 32% जो है एक्सपोर्ट्स के लिए ये एलोकेट कर सकते हैं, 8% से कम नहीं होना चाहिए किसी और प्रायोरिटी सेक्टर के लिए। अब रीजनल रूरल बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एक्चुअली वेलफेयर का इनका जो है टारगेट होता है, तो 75% इनका जो है टारगेट दिया गया। रीजनल रूरल बैंक्स के लिए कहा गया कि मीडियम एंटरप्राइजेस, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी कैन बी रिकॉर्ड फॉर प्रायोरिटी सेक्टर अचीवमेंट ओनली अप टू 15%। ठीक है, 15% तक इनको जा सकता है, बाकी आपको जो है बाकी के प्रायोरिटी सेक्टर को देना होगा। बट हमारे लिए याद रखने की जरूरत है, कमर्शियल बैंक्स के लिए 40, फॉरेन बैंक्स 20 से लेस ब्रांचेस 40 है, रीजनल रूरल बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए ओवरऑल टारगेट 75 है। राइट, आई होप ये चीज क्लियर है। अब ये क्वेश्चन देखिए, द MSME sector contributes to nearly -% of manufacturing output in India। मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग होता है उसमें से MSME का कंट्रीब्यूशन कितना है? नंबर जो है ये आपको याद रखना होगा। एक्चुअली द करेक्ट आंसर इज 45%, डी इज द राइट आंसर। ओके, 20th देखिए, फॉर एन एंटरप्राइज टू बी क्लासिफाइड एज माइक्रो एंटरप्राइज इट्स इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट शुड नॉट एक्सीड डैश एज पर डेफिनेशन ऑफ MSME। तो लेटेस्ट डेफिनेशन MSME की जो आई है उसके बेसिस पर MSME क्या है? ये माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, राइट। तो इनको जो है डिफाइन किया गया है बेस्ड अपॉन जो भी वो इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं इन दीज थिंग्स विच आर मशीनरी, इक्विपमेंट, इसके लिए, और इनका टर्नओवर कितना हो रहा है। तो इस लिमिट में होना चाहिए, इसके अंदर ही होना चाहिए, इससे कम ही होना चाहिए, देन ओनली दे विल बी कॉल्ड माइक्रो। तो इन्वेस्टमेंट एक्चुअली माइक्रो का है 1 करोड़, स्मॉल का है 5 करोड़ और इसका है 50 करोड़। ठीक है, मीडियम के लिए 50 करोड़। अब ये चीज आपको याद रखनी है कि 1 करोड़ से कम अगर इन्वेस्टमेंट है इनमें देन दे कैन बी कॉल्ड माइक्रो। ठीक है, स्मॉल तब कहलाएंगे जब 1 से 5 के बीच में होगा, 5 से 50 के बीच में होगा तो मीडियम एंटरप्राइज उन्हें कहा जाएगा। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन की गई है MSMEs की। और यहाँ पर टर्नओवर की अगर हम बात करें, जो भी वैल्यूज है इसको इंटू 5 कर दो, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। 5 करोड़ एंड यहाँ पर 25 करोड़ एंड ये जो है 250 करोड़। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर वैल्यूज है, राइट। तो इसके बेसिस पर ये चीज की गई है।
आई थिंक ये सेकंड वाला थोड़ा सा ये है, बट यस यहाँ पूछा गया है कि माइक्रो के लिए कितना इन्वेस्टमेंट कंसिडर किया जा रहा है क्लासिफिकेशन के लिए, इज इट 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ या 50 करोड़? द करेक्ट आंसर हियर इज 1 करोड़। ठीक है, तो ए विल बी द राइट आंसर। यस, सेकंड स्मॉल एंटरप्राइज इज एक्चुअली 10 करोड़। 1, 10 एंड 50 है, तो ये जो हो जाएगा 50 करोड़। तो इंटू 5 आपको करना है, 1, 10 एंड 50 आपको याद रखना है, एंड स्मॉल एंटरप्राइज इज 10 करोड़ एंड इनका जो टर्नओवर है 50 करोड़ से कम होना चाहिए। ठीक है, 1 करोड़ इज इन्वेस्टमेंट, 5 करोड़ इज टर्नओवर, 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़, यहाँ पर 50 करोड़ एंड 250 करोड़। आई होप ये चीजें आपको याद रहेंगी। यस, ये नंबर्स आपको याद रखना है, 1, 10 एंड 50 एंड देन इंटू 5 आपको जो है उनके एनुअल टर्नओवर का लिमिट मिल जाएगा। तो ये क्लासिफिकेशन की गई है बाय द गवर्नमेंट। 21 क्वेश्चन देखिए, द एमएसएमई सेक्टर हैज हेल्प्ड इंडिया अचीव विच अमंग द फॉलोइंग? क्या यूजेस हैं ऑफ एमएसएमई सेक्टर? हाई कंट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक प्रोडक्शन। जी हाँ, अभी अभी हमने देखा जो मैन्युफैक्चरिंग उसका कंट्रीब्यूशन बहुत हाई है, 45% के आसपास। एक्सपोर्ट अर्निंग्स इसके सिग्निफिकेंट है, जी हाँ, 40% के आसपास एक्सपोर्ट्स में कंट्रीब्यूशन है। लो इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा फैक्ट्री खड़ा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं। लो इंटेंसिव इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा ये करते नहीं हैं, जो डोमेस्टिक और यहाँ पर इंडिजिनसली चीजें मिल रही हैं उनका यूज करते हैं। तो चारों ही चीजें बेनिफिट्स हैं। डी 1, 2, 3 एंड 4 इज द राइट आंसर। 22nd क्वेश्चन देखिए, द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई सेट अ गोल ऑफ इंक्रीजिंग एमएसएमई सेक्टर्स कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी टू डैश परसेंटेज बाय 2025। ठीक है, जीडीपी को जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ाना है, और वो कितना तक बढ़ाना है बाय 2025, वो चीज कही गई है। इज इट 50, 60, 30 और 70%? सो द करेक्ट आंसर हियर इज 50%। ठीक है, तो 45% इसका मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रीब्यूशन है, 40% एक्सपोर्ट्स को, एंड जीडीपी का कंट्रीब्यूशन एक्चुअली 28% का है। अब इसको 50% तक बढ़ाना है, ये चीज कहा गया है, ये गोल रखा गया है बाय 2025। ऑल्दो थोड़ा एम्बिशियस है, बट देन द गवर्नमेंट इज ट्राइंग, राइट? तो ये हम कह सकते हैं, इस वजह से यहाँ पर सही जवाब हो जाता है ए। बी इज नॉट द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 50%। अब ये देखिए 23 क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पिलर ऑफ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? न्यू प्रोसेसेस, न्यू गवर्नमेंट, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर या न्यू सेक्टर्स? ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें एक चीज थोड़ा सा खटक रही है हमें, अगर मेक इन इंडिया ये चीजें या फिर इंडिया इंप्लीमेंट करना है तो न्यू गवर्नमेंट आएगी, तो इंप्लीमेंट कौन करेगा, राइट? तो दिस इज नॉट करेक्ट। बाकी सब इंक्लूडेड है, न्यू प्रोसेस, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू सेक्टर एंड न्यू माइंडसेट एक्चुअली, राइट? तो ये 4 पिलर्स हैं मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के। बी न्यू गवर्नमेंट नहीं है। ओके, तो ये चीजें आपको जो है याद रखना है। 4th पिलर है न्यू माइंडसेट, सेक्टर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोसेस, PISM। 24th क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ PLI सेक्टर? ठीक है, PLI जो हम कह सकते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स हम दे रहे थे, प्रोडक्शन आप बढ़ा रहे हो तो आपको इंसेंटिव फॉर द इंक्रीज्ड प्रोडक्शन दिया जाएगा। तो उसमें कई सारे सेक्टर्स को कंसिडर किया गया है, उनमें से कौन सा ऐसा सेक्टर यहाँ पर आपको जो देखने को मिल रहा है वो नहीं इंक्लूडेड है, वो पूछा जा रहा है। एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल, फूड प्रोडक्ट या स्पेशलिटी स्टील। सेक्टर्स याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये तीनों ही इंक्लूडेड है, बट एग्रीकल्चर ये नहीं इंक्लूडेड है। एग्रीकल्चर इस तरीके से नहीं दिया गया है सेक्टर्स में विच हैज बीन इंक्लूडेड। तो ए इज द राइट आंसर। यहाँ पर दिए क्या गए हैं, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, क्रिटिकल स्टार्टिंग एट ड्रग इंटरमीडिएट्स, मेडिकल डिवाइसेस, ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स, फार्मास्यूटिकल, स्पेशलिटी स्टील हो गया, टेलीकॉम, नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक, व्हाइट गुड्स, फूड प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल, PV मॉड्यूल्स एंड एडवांस केमिस्ट्री सेल। ठीक है, तो अराउंड 13 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स इसके पार्ट हैं और ये बढ़ाए भी गए हैं, बट देन अकॉर्डिंग टू द बुक ये सेक्टर्स हैं और ये आपको याद रखना है। 25th एंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, उद्यमी मित्र पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, मेटी के द्वारा लॉन्च किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी या फिर नाबार्ड जो कि है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ये पूछा जा रहा है उद्यमी पोर्टल। ठीक है, तो ये उद्यमी पोर्टल जो है सिडबी के द्वारा लॉन्च किया गया है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। एंड हम जानते हैं कि सिडबी एक्चुअली प्रोवाइड्स क्रेडिट, और वो क्रेडिट से रिलेटेड और भी जो है टेक्निकल असिस्टेंस से रिलेटेड चीजें आपको उद्यमी पोर्टल पर देखने को मिल जाएंगी।
Addition as another interactive portal enabling platform which leverages IT infrastructure. Stand up Mitra portal इसका MSMEs को फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल सर्विस नीड्स प्रोवाइड करता है। सिडबी एक्चुअली मेनली क्रेडिट जो है प्रोवाइड करता है और वो MSMEs को भी प्रोवाइड करता है। इस वजह से MSMEs को ये क्रेडिट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और भी बाकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए उद्यमी मित्र पोर्टल को लॉन्च किया गया है बाय सिडबी। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर है। और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। सेशन को अच्छे से अगर आप देख रहे हो तो इस क्वेश्चन को जरूर आंसर कर पाओगे। एमएसएमई सेक्टर कंट्रीब्यूट्स टू अबाउट डैश परसेंटेज ऑफ एक्सपोर्ट्स इन इंडिया। 28 है, 64 है, 40 है या 20 है। फटाफट से आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और अपना स्कोर भी बताना मत भूलिएगा। 25 में से आपने कितने सही किए हैं फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड ये सेशंस आपको किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं वो भी हमें आप बता सकते हो, अपना फीडबैक दे सकते हो। hello@edutap.co.in पर मेल करके आपके क्वेरीज आप पूछ सकते हो हमसे, कॉल पे बात करके 8146207241 पर, या फिर मेल करके भी आप ये चीज पूछ सकते हो। आई होप आपकी तैयारी अच्छे से चल रही है। 7th को पहला पेपर है IAIFS का। ऑल द बेस्ट फॉर दैट। कीप योर कॉन्फिडेंस हाई, इस बार जरूर क्लियर करना है।